हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पॉइंट। ये सेकंड लेक्चर है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। पहले लेक्चर में मैंने 1.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। आज मैं लूंगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 10 की, जिसमें कि हमें किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, यानी कि इरेशनैलिटी वाला ये आपकी एक्सरसाइज है। और इसके क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम के अगर हिसाब से देखा जाए तो इसका एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप इस बार भी जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके पास ये क्वेश्चंस इरेशनैलिटी वाले आ जाए। ठीक है, तो आप अच्छे से समझे। क्वेश्चन में करने से पहले इसका एक छोटा सा थ्योरम, जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसमें थ्योरम काम में आएगी। वो थ्योरम कौन सी है? वो थ्योरम है कि अगर P इज एनी प्राइम नंबर, P इज अ प्राइम नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो P और वो ले लो प्राइम नंबर, तो थ्योरम यह कहती है कि अगर P डिवाइड करता है, P डिवाइड्स A स्क्वायर। A क्या है यहाँ पे? वेयर A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक आपने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये थ्योरम कहती है कि P आल्सो डिवाइड्स A, P जो है A को भी डिवाइड करेगी। ठीक है ना? तो सिंपल क्या हो गया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं P प्राइम नंबर है, मैंने ले लिया 5। ठीक है, अब आप ऐसा नंबर सोचो जिसके स्क्वायर को 5 डिवाइड कर दे। तो लोग देखो 10 का स्क्वायर है, देखो हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना, और 5 100 को डिवाइड कर देता है। तो थ्योरम क्या करिए कि अगर 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा। और ये बात बिल्कुल ट्रू है। देखो 5 10 को डिवाइड कर देता है, आंसर कितना आता है आपका? 2 आता है। तो इस थ्योरम का यूज होने वाला है इरेशनैलिटी क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करने के लिए। दूसरा बेटा, जो भी है मैं इसमें इरेशनल के लिए जो मेथड यूज करूंगा वो होगा कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम इसमें उल्टा लेके चलते हैं, है ना। जब उल्टा लेके चलेंगे फिर आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद जिस रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं वो गलत होता है। अब ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने अजम्पशन किया है ना, जो हम लेके चलिए, कहने का मतलब है क्योंकि हम गलत लेके चले, यानी कि जो गलत लेके चले हैं वो गलत है, उल्टा जो लेके चले हैं वो क्या है? गलत है। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन में हम उल्टा लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि गलत कंडीशन आ रही है, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन कर रखी है वो रॉन्ग है। तो इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को क्लियर कराता हूँ। 1.2 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक, हम कंट्राडिक्शन मेथड लगाएं तो मैं क्या करूंगा कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। देखो मैं उल्टा लेके चलाऊंगा, √5 इज अ रेशनल नंबर। अब कैलकुलेशन देखो हम कैसे करेंगे। √5 अगर रेशनल नंबर है तो मैं √5 को लिख सकता हूँ P/Q, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर है। लेकिन जैसे कि मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर में तो 0 भी आता है। P के सामने 0 हो सकता है लेकिन Q के सामने 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने लिया Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक कंडीशन में और ले रहा हूँ कि जैसे ये फ्रैक्शन है, ये मतलब अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और बेटा जो भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, जैसे कि मान लो कोई फ्रैक्शन आपने लिखी 2/2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कब कहूंगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF कितना आ जाए 1। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है को प्राइम है। ठीक है ना, को प्राइम नंबर ही वही होते हैं जो जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। मतलब इनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर भी मैंने वही कंडीशन ले रहा हूँ मैं, P/Q, एंड ये लिख देता हूँ कि HCF जो है P और Q का 1 है। आप चाहे तो ये लिख लें, चाहे ये लिख दे कि P एंड Q आर को प्राइम, दोनों में से कुछ भी आप लिखते एक ही बात है ना। और ये काफी इंपोर्टेंट ये जो मैंने लिखा है फैक्ट है ना, ये मैं लेके जो चल रहा हूँ को प्राइम, यही आगे देखना यही गलत आ रहा होगा। अभी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इसका एक कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, तभी हम कहेंगे कि जो हमने लेट किया ये गलत है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या हुआ बच्चों, जब आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये 5 हो गया और ये हो गया आपका P² और B²। कैलकुलेशन करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको
हम करने क्या वाले हैं, एक बार मैं 5 को पी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आऊंगा, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर है। और आप जानते हो कि अगर पी को किसी भी प्राइम नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में लेके आऊंगा तो जाहिर सी बात है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो मेरी पूरी कैलकुलेशन में काम यही रहेगा कि मैं 5 को एक बार पी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आऊं और एक बार क्यू स्क्वायर के, इतना दिमाग लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 5 अपॉन में आ ही जाएगा, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब बेटा समझना है यहाँ पे बच्चों, क्यू क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब किसी भी इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होता है, इंटीजर होता है। अब इंटीजर आने का मतलब है कि भाई जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इंटीजर निकल के आ रहा है। और इंटीजर कब आता है, यानी कि ये जो है पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी कि 5 जो है ये 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो बाई थ्योरम हम लिख सकते हैं, थ्योरम से बाई थ्योरम ये कह सकते हैं कि 5 आल्सो डिवाइड्स या 5 डिवाइड्स पी। 5 जो है, ये जो 5 है ये पी को भी डिवाइड करेगा। अब कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर भाई 5 जो है पी को डिवाइड करता है तो जाहिर सी बात है जब इसको डिवाइड करेगा तो क्या निकल के आएगा, कोई इंटीजर निकल के आएगा, है ना। मैंने यहाँ पे के ले लिया और लिख भी देना इसके आगे, क्योंकि यार के इज एनी इंटीजर, के क्या है, कोई इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालो, के इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 5k। और ये वैल्यू बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकंड ले यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। देखो 5 यहाँ पर पी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब मैं पी की वैल्यू ले लूंगा, पी हट जाएगा तो वो 5 फिर क्यू स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन देखिए, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है ना। सो बाय क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड यू कैन राइट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, है ना। तो पी की वैल्यू लगाओ यहाँ पे, 5k है, क्योंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेके चल रहे हैं, तो पी स्क्वायर आ जाएगा ये 25k स्क्वायर अपॉन 5। 5 जब 25 हो गया, ये 5 यहाँ ले आओ, मल्टीप्लाई कर रहा है 400 को, तो ये 5 अपॉन में आ जाएगा और ये आ जाएगा के स्क्वायर। फिर वही कंडीशन आ गई, ए इंटीजर था तो उसका स्क्वायर में इंटीजर। यहाँ से पता चला कि 5 जो है 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो बाई थ्योरम से हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स क्यू, 5 जो है किसको भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब क्या निकल गया है बच्चों, 5 पी को भी डिवाइड करता है, 5 क्यू को भी डिवाइड करता है ना। विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट, जो कि गलत है ना, कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को-प्राइम। भाई हमने क्या लेके चला, ये को-प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 5 बताओ, पी को भी काट रहा है, क्यू को भी काट रहा है, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर तो 5 निकल के आ गया, यानी कि इनका एचसीएफ तो 5 है, तो ये गलत आ गया। विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को-प्राइम। ये क्यों आया, दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। ये बेटा उल्टा क्यों आया, यानी कि हमने कुछ ना कुछ जो है गलत assumption कर लिया, गलत मान लिया। अब गलत क्या माना, क्या मान लिया था हमने कि √5 रेशनल है ना। सो अवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या इतना लिखने के काम हो जाएगा। सो आप कह सकते हो कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या होगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। ये तरीका है बेटा। और इसी टाइप से आप बच्चों √5 है तो √2 √3 कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको मेथड यही अप्लाई करना है, बल्कि सिंगल टर्म वाले, देखो इसमें एक ही टर्म आ रही है, एक टर्म वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इसी तरीके से करें, है ना, तो फुल मार्क्स आपको मिल जाए, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन है अब टू 2 टर्म वाले में। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 3 + 2 √5, है ना। जो 2 टर्म वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा इजी होते हैं, एक टर्म, ये सिंगल टर्म वाला है ना। अब 2 टर्म वाले देखो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसकी कैलकुलेशन इससे ज्यादा इजी पड़ेगी आपको, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, है ना, या 2 टर्म वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन आता 1 और 2 टर्म वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 + 2 √5। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट
3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है ना। इसमें भी कंट्राडिक्शन वाला मेथड लेके चलेंगे, हम इसको रेशनल लेट करेंगे, आगे कुछ कंडीशन ऐसी आ रही होगी जो गलत आ रही होगी, ठीक है ना। देखते हैं कैसे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट कर लिया मैंने, लेट 3 प्लस 2√5 इज अ रेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन मेथड चल रहा है, ठीक है, रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल है बच्चों तो आप इसको लिख सकते हो 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू P/Q। वही कंडीशन में लिख रहा हूं, where P and Q both are integers, Q is not equals to 0। और इसमें HCF1 लो ना लो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, चलो अगर लेना चाहो तो आप तब भी ले सकते हैं कि HCF P और Q का कितना यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब मैं करने क्या वाला हूँ, इसका मेथड समझिए क्या करूंगा। उसमें सिंगल टर्म थी, मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, है ना। यहाँ पर अगर आप पूरी स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हटेगा नहीं। तरीका क्या है इसका कि मैं एक तरफ तो रखूंगा इरेशनल नंबर, ये रूट वाला नंबर, स्क्वायर रूट में जो नंबर है, और बाकी जितने भी नंबर है सबको उधर लेके जाऊंगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखो पहले मैं 3 को उधर ट्रांसपोज करता हूँ, तो यहाँ प्लस में था, 3 उधर गया तो इसमें हो गया माइनस में। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम आ गया आपका देखो Q, है ना। तो P ये है, इसके नीचे 1 है, तो ये आ जाएगा 3Q। अब मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट वाला नंबर यही आपको रखना है, तो √5 हो गया, ये आ गया आपका P माइनस 3Q, और ये आ जाएगा अपॉन में 2P, ठीक है। बस यहीं पर आप इसको स्टॉप कर लीजिए कैलकुलेशन। अब देखिए करना क्या है, हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे काम करना है। भाई कोई भी नंबर रेशनल कब होता है, जब न्यूमरेटर भी आपका इंटीजर, डिनोमिनेटर भी आपका इंटीजर, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो। अब यहाँ पर देखो क्या है, आपने देखा कि इंटीजर में से कोई भी इंटीजर माइनस करो आप, ठीक है, तो इंटीजर ही आ रहा है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस P माइनस 3Q, है ना, एंड देखो ये वाला नंबर 2Q आर इंटीजर्स, मतलब आपने देखा कि न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अपॉन वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। भाई आपने शुरू में ही लिया है कि Q 0 नहीं है, तो यानी कि Q 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसमें अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि कब आता है 0, जब 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से होती है तभी वो 0 आता है। अब ये तो 0 है नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये भी 0 नहीं होगा, एंड 2Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या देखा, न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज आ रेशनल नंबर। ये आपका आया कि भैया ये रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है पूरा, तो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, √5। तो आपने कहा कि इसका मतलब तो ये आ गया कि √5 इज आ रेशनल नंबर, √5 भी रेशनल है। गलत है नहीं, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया था मैंने कि √5 रेशनल है। गलत आ रहा है, ये गलत क्यों आ रहा है, यानी कि हमारी जो अजम्पशन है ये गलत है, ठीक है ना। तो √5 इज रेशनल नंबर, तो आप लिखेंगे विच इज रॉन्ग एज √5 इज इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल है। फिर आपको वही लिखना है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। जो हमने मान लिया है वो गलत मान लिया है। सो आप कह सकते हो इट इम्प्लाइज दैट, हेंस आप कहोगे कि 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। ये क्या होगा आपका, इरेशनल, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये कभी प्लस में हो माइनस में हो, कैलकुलेशन आपको यही करनी है। हालांकि एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, शॉर्ट में उसे समझा दूंगा ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज करो कि इस टाइप से आ गया 3 माइनस 5√3, है ना। ये आपको इरेशनल प्रूफ करना है। आपने देखा पहले कि इसमें भी 2 टर्म है, तो यही वाला मेथड आपको अप्लाई करना है। सेम वही काम, 3 माइनस 5√3 आप पहले लेके चलेंगे कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, P फॉर्म में लिखेंगे, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर। ये दोनों से दोनों क्या है, इंटीजर है, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q जो है 0 के इक्वल नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पे HCF की जरूरत नहीं पड़ी, तभी मैं कह रहा था कि इसमें HCF चाहे 1 लेके चलो या ना लेके चलो, क्वेश्चन आपका हो जाना है। मेथड क्या है, आपको
ये जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है ये एक साइड रखना है, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देना है। तो चलो पहले माइनस का 5√3 यही रहने दो, और पहले सबसे पहले इस 3 को लिखेंगे, प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एलसीएम ले लो इसका, क्यू आ गया, ये आ गया P-3। अब √3 है, ये क्यू है, -5 अपॉन में आ गया, तो 5 तो ये रहा, माइनस क्या हुआ ऊपर वाले के साइन चेंज हुए, ये कितना आ जाएगा 3Q माइनस का। ठीक है, अब आपने देखा ये 3Q इंटीजर में 3 की मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर, उसमें से P माइनस करोगे वो भी इंटीजर। ठीक है, और Q इंटीजर है तो 5 की मल्टीप्लाई करोगे वो भी इंटीजर। तो आपने क्या लिखना है, सिंस 3Q माइनस P एंड 5Q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, दोनों का दोनों इंटीजर है, और 5Q ये नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों है, क्योंकि Q 0 पे इक्वल नहीं है। अब भाई Q ही 0 नहीं है तो उसमें किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो वो भी 0 दे आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 3Q माइनस P अपॉन 5Q इज आ रेशनल नंबर। ये आपका आ गया फिर रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल है तो इस वैल्यू कितनी है, √3। √3 इज अ रेशनल नंबर विच इज राउंड, जो कि गलत है, विच इज राउंड। ये क्या है, गलत है। अरे गलत क्यों आज, this contradiction has arisen due to our incorrect assumption. Hence we can say that the 3 minus 5√3 is irrational. ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से दो टर्म वाले जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं वो आपको इसी मेथड से करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्ड। उसमें बेटा थर्ड में 3 पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड आपका सिंगल टर्म वाला है, और थर्ड वाला आपका इसी टाइप से 2 टर्म वाला। ठीक है, तो चलो उसके लिए 2 पार्ट करा देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस क्या है, ये क्वेश्चन क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि पहले चैप्टर में ज्यादा कुछ रहा नहीं है, बस वही जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, और ये कंपोजिट नंबर वाला कि जिसमें मतलब आपको कंपोजिट नंबर प्रूव करना था। ठीक, उसमें छोटा क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन उसमें बनता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाते हैं। अब जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है शो दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमने लेट किया, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सेम वही जैसे आप, क्योंकि सिंगल टर्म में आपने किया, अगर ये रेशनल है तो 1/√2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q आप लिख सकते हैं। वही कंडीशन आपको लिखनी है कि वेयर P एंड Q both are integers, also Q is not equals to 0, and HCF जो है P और Q का कितना है 1। ठीक है ना, यानी कि P एंड Q आर कोप्राइम, ये कोप्राइम है। ठीक है, अब क्या कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि स्क्वायर करना है, ऑन स्क्वायर इन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 इसको लेट कर लो, कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी नंबर होगा, है ना, जैसे 2 आ रहा है, एक बार P के अपॉन में लेके आओ P² पे और एक बार Q² पे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने की, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, बल्कि Q² को इधर ही ले आओ, तो Q² अपॉन 2 इज इक्वल टू P² आ गया। अब यहाँ से क्या पता चला, भाई इंटीजर आ रहा है, P इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर। तो आपने देखा कि 2 जो है डिवाइड करता है Q², इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स Q²। और बीइंग अ प्राइम, ये प्राइम है, और आपने थ्योरम पढ़ी है कि प्राइम अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाय थ्योरम से हम जानते हैं कि 2 यहाँ पे डिवाइड्स Q। तो किसको डिवाइड करेगा, Q को। यानी कि अगर मैं Q जब 2 को डिवाइड करेगा, 2 जो है Q को डिवाइड करेगा तो क्या निकल के आएगा बच्चों, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। यहाँ पे लिख देना आप A is any integer। A क्या है, कोई इंटीजर। यहाँ से आप वैल्यू निकालो, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 के, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या निकल के आया, क्योंकि सामने 2 के लगा, ये लगा दिया हमने 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू P²। कितना हो गया, कैलकुलेशन करो, 4K² अपॉन 2 इज इक्वल टू P², 2 2 4, K² को यहीं रखो, ये आ जाएगा P² अपॉन 2। यहाँ से क्या कंडीशन निकल रही है भाई, K इंटीजर था, उसका स्क्वायर भी इंटीजर,
इसका मतलब है कि 2 जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इंटीजर निकल के आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ से पता चला कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और हम जानते हैं थ्योरम से कि 2 जो है किसको भी डिवाइड करेगा, फिर 2 डिवाइड्स पी, 2 डिवाइड्स पी, है ना। तो यहाँ से क्या आया भाई, हमको ये पता चल रहा है कि भाई पी जो है 2 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से आया कि HCF जो निकल के आया पी और क्यू का, वो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है ना, जो कि गलत आ रहा है, हमारा कंट्राडिक्शन आ रहा है। विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट, विच contradict the fact that P and Q are covered। देखो गलत निकल के आया ना, देखे क्या चले थे कि भैया ये तो कोपर आएगा, इनका HCF तो 1 है और निकल के क्या आ गया 2। ये गलत निकल के आया, गलत निकल के आया। इसका मतलब है कि जो हमने ये लेट कर लिए, ये गलत कर लिया। ठीक है, तो विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q are covered। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना, है ना, यही कि दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption। ये कंट्राडिक्शन जो है इसीलिए हुई क्योंकि हमने गलत अजम्पशन कर लिया है। सो हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी आपका 7/√5 है। अब 7/√5 है ना, कई बच्चे उसको सेकंड मेथड से भी करते हैं, वैसे वो मेथड भी सही है। 7/√5 है, उसको अपने P/2 लिखा, √5 को एक तरफ ले दिया, 7 को अपॉन में लेके गए। तो जैसे मैंने सेकंड टाइप 2 टर्म्स वाले कराए थे ना, उसमें भी वो उस तरीके से कर दोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। मैं करा रहा हूँ थर्ड पार्ट, है ना, थर्ड पार्ट है आपका इसी का 6 + रूट। ठीक है, और वो कितने में हो जाएगा, तो देखो थर्ड पार्ट, तो 6 + √2 है, तो लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने लेट किया कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है आप इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। वही कंडीशन आपको लिखनी है कि वेयर P and Q both are integers, Q is not equals to 0। चाहे HCF मान लो या नो लो, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो HCF जो है P और Q का कितना है 1 है ना। अब ये है, मैंने क्या बताया था, जब 2 टर्म होंगे तो एक तरफ आप स्क्वायर रूट वाला छोड़ो। तो यहाँ से आपने लिखा कि √2 इज इक्वल्स टू P/Q - 6। एलसीएम आप लोगे तो Q एलसीएम आ जाएगा P - 6Q। अब ये इंटीजर है ना, सिंस आपने लिया P - 6Q एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों क्या है आपके इंटीजर्स हैं, both are integers and Q is not equals to 0 और Q 0 के इक्वल नहीं है। It implies that P - 6Q upon Q is a rational number। ये क्या है, एक rational number है। अगर ये rational number है and the value of this is √2, so you can say कि √2 is also a rational number। ये भी क्या आ गया, एक rational number आ गया, जो कि गलत है ना। which ये क्या है, गलत है, which is wrong as √2 is an irrational number। √2 तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, रेशनल। यही लैंग्वेज कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, हमारे गलत अजम्पशन करने के कारण। हैंस 6 + √2 आप लिख सकते हैं फिर कि हैंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर कैसे आपको मतलब प्रूफ करने हैं, ये उसका प्रॉपर तरीका है। ठीक है, तो ये आपके पहला चैप्टर आपका मैंने आज 2 लेक्चरों में ये एंड हो गया है, क्योंकि अब ज्यादा मतलब क्वेश्चन है नहीं है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस के लिए साइड बुक जो भी आपके पास है, चाहे RS अग्रवाल हो, ML अग्रवाल हो या RD शर्मा हो, उससे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और अगर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं तो आप क्योंकि बुक करने का समय नहीं है, आप सैंपल पेपर के थ्रू अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों ने कहा है कि थोड़ा एक तो ट्रिगोनोमेट्री में उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम पास में ही है, तो ट्रिगोनोमेट्री की वीडियोस मैं पहले बना दूंगा
और ट्राइंगल, दो चैप्टरों की स्पेशल डिमांड आई है कि उसमें जो है उसके लेक्चर में दो बच्चों को, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, वो रहेगा ट्रिगोनोमेट्री का, एंड आफ्टर दैट ट्राइंगल, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू।